नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। अभिभावकों, शिक्षकों के भारी विरोध और सियासी दबाव में आखिरकार योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी में 50 छात्र वाले प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने का फैसला वापस ले लिया है। पहले सरकार ने कहा था कि मर्जर से शिक्षा की क्वालिटी में सुधार आएगा और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा। अब फैसला वापस लेते हुए सरकार ने कहा कि बच्चों और शिक्षकों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। आपको ये भी बता दें कि यूपी सरकार ने 16 जून 2025 को प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने का फैसला किया था, जिसके बाद करीब 10,827 स्कूल का मर्जर भी कर दिया गया। इस फैसले को सीतापुर के बच्चों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, तो हाईकोर्ट ने मर्जर के आदेश को सही बताया। बाद में सीतापुर के ही कुछ अन्य बच्चों ने डबल बेंच में याचिका लगाई, तो कोर्ट ने स्कूलों का मर्जर रोक दिया। उधर प्रदेश भर में शिक्षक संघ, अभिभावकों ने मर्जर के खिलाफ आंदोलन किया। सपा सहित विपक्षी पार्टियों ने भी भारी विरोध जताया। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही विरोध की लहर दिल्ली भी पहुंच गई। संसद में सपा सांसद प्रिया सरोज ने कहा कि स्कूलों को मर्जर सरकार की नाकामी है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने याद दिलाया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1 किलोमीटर के भीतर स्कूल का प्रावधान है। यूपी सरकार इसका उल्लंघन कर रही है। इटावा से सपा सांसद जितेंद्र कुमार दोहरे ने कहा है कि यूपी सरकार ने हजारों स्कूलों को बंद कर प्रधानाचार्यों के पद समाप्त कर दिए। मर्जर से हजारों रसोइयों की नौकरी भी खत्म हो जाएगी। आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि 2 लाख शिक्षकों की भर्ती रोक दी गई। वहीं 27,000 शराब की दुकानें इन इलाकों में खोल दी गई। श्रावस्ती से सपा सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने मर्जर से 3.5 लाख बच्चों के प्रभावित होने का दावा किया। उधर बहती गंगा में हाथ धोते हुए अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशाला खोलकर बच्चों को पढ़ाने का ऐलान कर दिया, तो सरकार बैकफुट पर आ गई। अब स्कूलों को मर्ज करने का फैसला तो रद्द हो गया, लेकिन जो स्कूल मर्ज हो चुके हैं उन्हें फिर अनपेयर करने की प्रक्रिया क्या होगी और इस कवायद में छात्रों का जो नुकसान हुआ है उसकी कैसे भरपाई होगी। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले इससे जुड़ी हुई कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुना देते हैं। क्योंकि मर्जर का अभी ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ जिलों में मर्ज करने के बाद में 1 किलोमीटर के हम सब लोगों ने निर्देश दिए कि 1 किलोमीटर से अधिक की सीमा अगर स्कूल को मर्ज किया है वो नहीं होनी चाहिए। अगर उससे अधिक है तो उन सभी स्कूल्स को, छात्रों को हम सब लोग कोई भी नुकसान नहीं देना चाहते हैं। छात्रों को विद्यालय में पहुंचने के लिए सुविधा हो, किसी भी तरह की असुविधा जहां पर भी हो रही है, इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन सभी विद्यालयों को वापस अनपेयर कर दिया जाएगा। अगर हम कम छात्रों का विद्यालय भी चला रहे हैं तो वो कम छात्रों का विद्यालय भी चलता रहेगा। बच्चों की जो शिक्षा के लिए, उनको बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए हमारी प्राथमिकता है। हम उस पर अभी भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे स्थानों पे अभी भी वो विद्यालय कम छात्रों की संख्या से भी वो विद्यालय संचालित रहेंगे और पेयरिंग की जो अनपेयरिंग की व्यवस्था है वो लगातार चल रही है। इसको हम लोगों ने सुनिश्चित कर दिया है, सभी को निर्देशित कर दिया है, क्योंकि पिछले 1 माह से ये पेयरिंग की व्यवस्था चल रही है। अगले आने वाले 1 सप्ताह में इस पेयरिंग के कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी पहले से ही विद्यालय बंद करने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने पीडीए पाठशाला खोलने की बात कही थी, जिससे कई जागरूक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीडीए पाठशाला खोलने का काम भी किया और उनका संचालन भी शुरू कर दिया था। और जिस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी कि 50 से कम विद्यार्थी अगर किसी स्कूल में हैं तो हम उसको बंद करके हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, दूसरे स्कूल के साथ मर्ज कर देंगे, मर्जर कर देंगे। मर्जर शब्द जो पूरी तरीके से एक व्यापारिक शब्द है, जो व्यापार में इस्तेमाल किया जाता है। एक घाटे में चलने वाली कंपनी या संस्थान को दूसरी संस्थान से जोड़ करके मुनाफे के लिए मर्ज किया जाता है, मर्जर किया जाता है। तो अगर स्कूल को आखिर जोड़ करके कौन सा मुनाफा कमाने वाली बात थी, कौन सा व्यापार करने वाली बात थी, कौन सा लाभ अर्जित करने वाली बात थी, ये भारतीय जनता पार्टी को सोच समझ के चलना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, बिना तैयारी के, बिना किसी योजना के ठीक तरीके से कोई योजना नहीं बनाती और इस केवल थोपना चाहती है। योजना वो बेहतर हो जिससे प्रदेश की, देश की तरक्की हो, बच्चों का भविष्य सुनहरा हो। इस तरीके की योजनाएं बनाएं, ये इस तरीके की योजना थोपने का काम ना करे। अभी सरकार ने इसको वापस लिया है, ठीक है, बेहतर और योजना बनाए, हम इसी बात की उम्मीद करते हैं। सरकार लगातार छात्रों का, बच्चों का भविष्य अधर में लटका रही है। पहले सरकार के द्वारा शासनादेश होता है कि 5,000 स्कूलों को बंद किया जाएगा। इनके शिक्षा मंत्री सदन में कहते हैं कि हमें और प्राथमिक विद्यालय बढ़ाने हैं, टीचर बढ़ाने हैं। आखिर ये 2 तरह की चीज़ें सरकार के द्वारा क्यों बोली जा रही हैं? मुझे लगता है कि लगातार शिक्षा पर प्रहार किया जा रहा है, शिक्षा को
खत्म करने का काम किया जा रहा है, जिसमें छात्र जो है वो शिक्षित ना रहे। दलित, ओबीसी, पिछड़े जो छात्र हैं वो शिक्षित ना रहे। अगर शिक्षित होंगे तो सरकार से सवाल कर सकेंगे। अब ये सरकार के द्वारा इस तरह का स्पष्टीकरण आया है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को और सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताने का विषय होना चाहिए। तो इस यूटर्न के पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई जो विरोध हुआ उससे बैकफुट पर आई है योगी सरकार? पीडीए की पाठशाला शुरू की गई, उस पर यूटर्न पर आई है योगी सरकार। ये एक समझदारी बड़ा निर्णय था या फिर मजबूरी? और अगर पहले वाला निर्णय सही था तो फिर उसे बदला क्यों गया? और क्या शिक्षा को राजनीति में लाकर क्या राजनेता ठीक कर रहे हैं? आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे सवाल उन्हीं से। शान खान कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिखा दीजिए स्क्रीन पर। बहुत स्वागत करती हूँ शान खान आपका। अमरदीप त्रिपाठी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। यश भारती जी कांग्रेस से हमारे साथ, माफ कीजिए सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश भारती जी आपका भी वेलकम करती हूँ। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही रुख करूंगी, क्योंकि सवाल ये है कि ये बदलाव क्यों? अगर पहले वाला ठीक था तो अब क्यों चेंज किया, और अब ठीक है तो पहले बदला क्यों गया था? ये परिवर्तन के पीछे की वजह क्या है अमरदीप त्रिपाठी जी? देखिए पारुल जी, पहले का जो हम लोगों ने परिवर्तन किया था वो भी कहीं ना कहीं बेहतर था, और शिक्षा को उत्तम बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जी कुछ नेटवर्क इशू आया है त्रिपाठी जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। ठीक है, क्योंकि इस मुद्दे को हमने देखा कि बहुत जोर शोर से उठाया गया, राजनीतिक दलों ने भी इस पर अपने अपने तरीके से विरोध किया है। यश भारती जी, अभी ये निर्णय सही लग रहा है आपको या पहले वाला ठीक था? और अभी अगर वापस ये हो गया है तो क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप? पारुल जी, शिक्षा के लिए कुछ बेहतर करने की योजना नहीं बना पा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शिक्षा का व्यवसायीकरण कर चुकी है पूरी तरीके से। व्यवसायिक तरीके से शिक्षा परोसी जा रही है उत्तर प्रदेश में, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे जो सरकारी व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चौपट है। इसीलिए इनको आनन फानन में ये निर्णय लेना पड़ा, मर्जर जैसे शब्द का उपयोग करना पड़ा जो व्यवसायिक है, और किसी भी तरीके का कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे लोग जुड़े, शिक्षा की तरफ आकर्षित हों। जैसा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो एनडीए के घटक दल भी हैं, जयंत चौधरी ने सदन में बताया कि 8 महीने में 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। देश भर में 11 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा, अकेले उत्तर प्रदेश में 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। तो अगर 8 लाख बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं तो उनके लिए कोई बेहतर योजना बननी चाहिए थी, लेकिन आपने बेहतर योजना ना बना करके उसको और समेटने का काम किया कि हम स्कूल और कम कर दें, जहां खोलने की बात थी ताकि बच्चे और आकर्षित हो, जुड़े। 8 लाख एक बड़ी संख्या है। 25 करोड़ आबादी में से अगर 8 लाख बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं तो आप सोचिए कि 8 सालों में कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ा होगा। क्या सरकार ने उनकी तरफ ध्यान दिया? मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, योगी पार्ट 1 में जो जायसवाल मैडम शिक्षा मंत्री थी, वो यूनिफॉर्म उपलब्ध नहीं करा पाई थी, किताबें उपलब्ध नहीं करा पाई थी बच्चों को। और यूनिफॉर्म के लिए उन्होंने कहा था कि जब तक यूनिफॉर्म नहीं बच्चों को उपलब्ध करा देती हूँ, गर्म कपड़े सर्दियों के लिए उपलब्ध नहीं करा देती हूँ, तब तक मैं खुद भी गर्म कपड़े नहीं पहनूंगी। लेकिन गाड़ी में गर्म हीटर इस्तेमाल करती थी, कमरे में रूम हीटर इस्तेमाल करती थी। उनकी सेहत में फर्क नहीं था। सेहत में फर्क था तो केवल बच्चों के। और 2 साल तक किताबें और गर्म कपड़े, यूनिफॉर्म और अन्य व्यवस्थाएं सरकार दे नहीं पाई। अभी योगी पार्ट 2 में हम ये देखते हैं, जिनको शिक्षा मंत्री का दायित्व दिया गया है वो लिखा हुआ पढ़ नहीं पाते, शिक्षा के बारे में जानकारी ठीक से दे नहीं पाते। कैसे शिक्षा व्यवस्था संभलेगी? अशिक्षित व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को अगर आप जिम्मेदारी दे रहे हो शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग की, तो कैसे शिक्षा बढ़ेगी, कैसे आगे व्यवस्था बढ़ेगी? ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी ध्यान नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। मैं एक और बड़ा उदाहरण दूंगा। बड़ा जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने हिंदी माध्यम से एमबीबीएस कराने की तैयारी करी, केवल 18 करोड़ रुपए की किताबें छाप दी। एक भी बच्चे ने रुचि नहीं ली कि हिंदी में हम परीक्षा दें। तो ये बिना तैयारी के, बिना योजना के, बिना कोई राय शुमारी के कोई भी चीज आनंद फानंद में चालू कर देते हैं। परिणाम ये रहता है सरकारी पैसे का दुरुपयोग, और समय जो बहुत कीमती है वो वापस लौट के नहीं आ सकता, उसकी बर्बादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होती है।
वापस अमरदीप त्रिपाठी जी पे अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए पारुल जी, पहले भी जो हम लोगों ने संशोधन करने का कार्य किया था उस समय भी सरकार ने इस बात को बताया था कि 50 बच्चों से जहां पर कम संख्या है या वहां पर अध्यापक मौजूद नहीं है, बहुत सारे ऐसे विद्यालय थे जहां पर अध्यापक मौजूद नहीं थे। आज आप लोगों ने देखा होगा जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि अगर जहां पर 50 बच्चे जो है उपलब्ध हैं जिस विद्यालय के अंदर, तो जो है सहायक अध्यापक और उनके साथ साथ एक शिक्षा मित्र का होना जरूरी है। ये बात विपक्ष को जानने की जरूरत होती है। समाजवादी पार्टी अगर ये जानना चाहती है तो इनको जानना चाहिए पहले कि कम से कम अगर विद्यालय में बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं या 200 बच्चे हैं, तो उसका मानक क्या है। अगर बच्चे रहेंगे नहीं तो पढ़ाएगा कौन। इनको तो सिर्फ स्कूल में बच्चे होने चाहिए, अध्यापक हो ना हो। इनके शासन काल में क्या व्यवस्था रही है शिक्षा की, ये पूरा प्रदेश ने देखा है किस प्रकार से कुव्यवस्था हुआ करती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगर निर्णय लिया कि किसी भी तरीके से जो गांव रूरल और प्राथमिक विद्यालय हैं वहां के जो बच्चे हैं जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया बहुत सालों तक, जहां पर शिक्षा मोहताज रहा है, उसको उत्तम कैसे बनाया जाए, शिक्षकों को कैसे ट्रेंड किया जाए। आज एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज टेक्नोलॉजी को कैसे बेहतर प्राथमिक विद्यालयों में पहुंचाने का कार्य किया जाए, तो ये सभी चीजें सोचकर जो है निर्णय लिया गया था। और आज भी जो निर्णय हुआ है उसमें यह बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया 1 किलोमीटर से अंदर का दायरा होना चाहिए, जिससे बच्चों को असुविधा ना हो वहां पर जाने के लिए, पढ़ने के लिए। और साथ ही साथ यह भी मानक तय कर दिया गया कि 2 सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र की जरूरत है। जहां पर शिक्षकों की अब जो है पूर्ति नहीं हो पा रही है, पुनः एक बार हम लोग जो है निश्चित रूप से जो है वैकेंसी लाकर वहां पर जो है शिक्षकों की नियुक्ति करने का कार्य करेंगे। हमारी कटिबद्धता है उत्तर प्रदेश को में जो है शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि जो रूरल एरिया है, गांव देहात क्षेत्र के, जहां पर बच्चे शिक्षा की असुविधा के कारण ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, उनको कैसे मतलब अपनी आवाज जो उठा रहा था वो सही उठा रहा था ना। फिर यही तो विपक्ष की मांग भी थी कि जब शिक्षक का अधिकार हमारा संविधान हमें देता है तो गांव गांव तक शिक्षक पहुंचाना सरकार का काम है। यही बातें तो उठ रही थी। फिर तब आप लोगों को बड़ा बुरा लग रहा था। अब आप लोग वही कर रहे हैं जो वो अब तक मांग कर रहे थे। नहीं देखिए पारुल जी, विपक्ष जो है सही मांग कभी किया नहीं। उनको तो चाहिए स्कूल में बच्चे। हम लोग भी तो यही कह रहे थे। आज जो हमने क्या कहा था, पहले भी जो है यही बात कहा था, राइट टू एजुकेशन के तहत में हम लोग कहीं पर इस नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। जहां पर बच्चे हैं नहीं, जिस विद्यालय में बच्चे नहीं है उसका दूसरा उपयोग कर रहे हैं, और 1 किलोमीटर के अंदर उसको मानक रखा गया। विपक्ष ने कभी नहीं कहा कि शिक्षक नहीं है, लेकिन विद्यार्थी होने चाहिए, बच्चे होने चाहिए। आज तो हम लोग दोनों चीज पे बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जब तक मानक पूरा नहीं होगा, विद्यार्थी भी आरोप तो ये भी लगने लगे थे कि रसोइयों की नौकरी चली जाएगी, उनकी रोजी रोटी खत्म कर देंगे आप, शिक्षकों की रोजी रोटी खत्म कर देंगे। शिक्षकों की वैसे ही भारी कमी अपरंपार है, और उसके बाद अगर मर्ज हो जाता फिर शिक्षकों को उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। ये भी आरोप लगा रहे थे उस टाइम विपक्षी आपके ऊपर। अब शिक्षक बढ़ाएंगे या वही शिक्षक रहने देंगे? देखिए पारुल जी, शिक्षा मंत्री जी ने बहुत क्लियर कहा है कि अगर शिक्षा पे जो है, जो हमारे मानक है, जो हमने मानक तय किया है कि एक विद्यालय में 50 पहले भी थे ना प्रभु, मानक तो पहले भी थे। उसके हिसाब से जितना जरूरत लगेगा शिक्षकों की आपूर्ति करने का कार्य किया जाएगा, नई नियुक्तियां निकाली जाएंगी। लेकिन विपक्ष, देखिए विपक्ष का एक अलग एजेंडा चल रहा था। विपक्ष सिर्फ आरोप लगाने का कार्य लगे कि क्योंकि ये मुद्दा राजनीतिक हो गया, पीडीए की पाठशाला लगने लगी। पीडीए से तो वैसे भी थोड़ा सा रहता ही है कि कहीं पिछले बार की तरह परिणाम पलट ना जाए। तो क्या ये डर था जिस वजह से आपने यू टर्न लिया? पारुल जी, किस प्रकार से जो है विपक्ष पीडीए का मतलब समझता, वहां तो पीडीए का मतलब है पर्सनल डेवलपमेंट। आप चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई बैठे हुए हैं, लालू प्रसाद की बेटियां किस प्रकार से एमबीबीएस की है, मेडिकल शिक्षा उनको कैसे प्राप्त हुआ, ये पूरा देश जानता है। किस प्रकार से सेध लगाने का कार्य किया, शिक्षा के साथ में कितना बड़ा खिलवाड़ करने का कार्य किया। और उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति रही। समाजवादी पार्टी के सरकार में सबसे ज्यादा शिक्षा की जवाब दूं मैं, हालत खराब हुई। ठीक है, कहिए यश भारती जी, कहिए, उसके बाद शान खान मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लोगों की ये नीति रहती है कि जो विषय है उससे भागे।
अब ये बिहार चले गए, ये पूर्व की सरकार पे चले गए। वर्तमान की जिम्मेदारी आपकी है, आप उस पर कार्य योजना बताते, बेहतर बताते। शिक्षकों की कमी है तो उसकी पूर्ति किसको करनी है? आपको भर्ती करनी है। 60,000 शिक्षक तो केवल इसीलिए परेशान हो रहे हैं कि आप उनका आरक्षण नहीं दे रहे हो। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि आप उनकी आरक्षण देके भर्ती कीजिए, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी भर्ती कीजिए। आप दोनों का कहना नहीं मान रहे हो, आप तो अपनी तानाशाही कर रहे हो ना। दूसरी बात, अगर 50 से कम बच्चे, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं, आबादी तो कम नहीं हुई ना क्षेत्र की, लेकिन बच्चों का आकर्षण क्यों कम हुआ? 8 लाख जो बच्चे कम हुए वो ऐसे ही तो कम हुए जो जयंत चौधरी जी ने सदन में बताया। उस बात में आप कोई बात ही नहीं करना चाहते हो कि बच्चे स्कूल से अगर दूर हो रहे हैं, ना प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं ना सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, तो उनके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? 8 का गुणा 8 से करेंगे, कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी? 8 लाख बच्चे 8 महीने में, आप कल्पना कर सकते हैं? तो आप कल्पना इसीलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आप तो उनके हाथ में घंटी बजाना चाहते हो। घंटी बजाते रहें, हो जाएगा देश, चल जाएगा, ताली थाली पकड़ा दोगे, चल जाएगा देश। लेकिन बच्चा पढ़ेगा तो आपसे प्राथमिकता सवाल शिक्षा को पूछेगा, राजनीतिक दलों ने बहुत ज्यादा दी भी नहीं है। मांगेगा, अधिकार मांगेगा। अब इसे मुद्दा आप बना रहे हैं, फिर राजनीतिक मुद्दा आप बना रहे हैं। इतनी प्राथमिकता कब किसने दी है? ये तो दुनिया के सामने है, जनता के सामने है। कर लो, अब शान खान को इन कर लो, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा आपका जवाब। बस एक अंतिम बात, एक लाइन में कहिए। हमने शिक्षा के लिए विकल्प दिया, पीडीए पाठशाला खोल दी, उससे भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई है। पीडीए लगा दिया आपने, वही मैंने कहा इसलिए तो घबराहट है। पीडीए, वहां पे भी पीडीए जोड़ दिया। क्यों? समाज सेवक नहीं जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। ऐसे कितने उदाहरण हैं। कुछ एक विकलांग टीचर्स भी हैं जो बड़े किसी बगैर किसी उद्देश्य से, कोई राजनीतिक लेना देना नहीं है उनका, उसके बावजूद भी वो पढ़ाने चले जाते हैं। नहीं, आपको पीडीए लेकर जाना है। खैर, नहीं पारुल जी, पाठशाला नहीं, राजनीतिक एजेंडा सेट मत कीजिए यश भारती जी। पीडीए पाठशाला लगाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको कलेक्टर बना देंगे, यूपीएससी की परीक्षा पास कराएंगे। पाठशाला से नफरत तो नहीं होनी चाहिए, उसमें एफआईआर क्यों कर दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? राजनीतिक एजेंडा क्यों चला रहे हैं उसके पीछे आप? एफआईआर क्यों कर दी? आपके नेता नॉर्मल जाते हैं कि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उसमें पीडीए पाठशाला, ठीक है, लॉटरी। शान खान, राजनीतिक मुद्दा शिक्षा को लेकर बनाया जा रहा है और उस पर भी एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, जो बच्चे हैं जहां हैं उनको वहां शिक्षा मिलनी चाहिए, सत्य है, इसके पहले भी मैंने कहा था, लेकिन उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये भी जरूरी है। क्या आपको लगता है कि अब ये निर्णय जो हुआ है मर्जर नहीं होना, ये सही है, या पहले जो हो रहा था वो सही था? क्वालिटी एजुकेशन, सभी बच्चों को अच्छे फैसिलिटीज, अच्छे फैकल्टीज, या अब? देखिए पारुल जी, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 27,000 से अधिक विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया और उनमें से 5,000 विद्यालय बंद हो गए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने जब जोरदार विरोध किया, न्यायालय की दखल हुई, तो भाजपा ने घुटने टेके और भाजपा ने अपने कदम पीछे लेने का निर्णय लिया। ये लोग पाठशालाएं बंद कर रहे हैं और मधुशालाएं खोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का भट्टा बैठा दिया। नीति आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत के उन राज्यों में से है जो शिक्षा के मामले में फिसड्डी हैं। एक और रिपोर्ट की बात करें तो उसमें यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की कमी है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की जो सोच है वो शिक्षा विरोधी है, वो ज्ञान विरोधी है। इन्होंने सदैव ही समाज में अज्ञानता को और पाखंड को बढ़ावा देने का काम किया है। कल ही हमने देखा किस प्रकार से दिल्ली में कर्मचारी चयन आयोग में जो गड़बड़ी, जो घपलेबाजी, जो घोटाले हुए, उसके खिलाफ छात्र छात्राएं, शिक्षक और शिक्षिकाओं ने जब आवाज उठाने का काम किया तो पुलिस ने उनके ऊपर बर्बर लाठीचार्ज करते हुए शिक्षक का हाथ तोड़ दिया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ अभद्रता किया और उनको घसीट घसीट कर हिरासत में लिया गया। तो यह भाजपा की शिक्षा विरोधी सोच को दर्शाता है। अमरदीप जी, इस सोच की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि जब बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, कहीं छतें गिर रही हैं, कहीं भवन जर्जर है, कहीं मौत के साए में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, ये भी स्थितियां हैं। कहीं एक टीचर है तो महज 5 बच्चे हैं, तो कहीं 50 बच्चे हैं लेकिन टीचर महज 2 हैं। अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग तरह की एजुकेशन होती है, हर एक क्लास का अलग चैप्टर होता है, हर एक क्लास में अलग तरह की एजुकेशन दी जाती है, लेकिन उन सभी को एक साथ बिठा के पढ़ाने का फॉर्मेट है हमारे यहाँ सर। देखिए पारुल जी, निश्चित रूप से इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो
प्राथमिक शिक्षा का स्तर रहा है हमेशा से ही बहुत खराब रहा है, निम्न स्तर पे रहा है। वो सरकार चाहे किसी की भी रही हो, हालत बहुत खराब रहा है। ये हम लोगों को भी पता है और इसको विनम्रता से हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं। और जो छत की बात कह रहे थे, छत गिर जा रही थी, जो बिल्डिंगें बनी थी, जो मकान बने थे, जो स्कूल बने थे जिसपे छत लगी हुई थी, वो शायद भारतीय जनता पार्टी के सरकार की नहीं है। हो सकता है जो है समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, जर्जर हो गए। तो निश्चित रूप से बहुत सारी कमियां थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर आप देखेंगे, चाहे केंद्र की नीतियां हो चाहे स्टेट की नीतियां हो, निश्चित रूप से हमारा ध्येय है, हमारा उद्देश्य है, हमारी कटिबद्धता है, प्राथमिकता है कि गांव-गांव तक, रूरल एरिया तक शिक्षा तो इसमें कितने जो साल है और लग सबको जाएंगे मिले। सर? कितने कार्यकाल क्योंकि और चाहिए आपको? शिक्षा एक ऐसा जो है हर बच्चों में जाना चाहिए। वो तो शिक्षा सही है, एक बहुत ऐसा प्यारी और बहुत उद्देश्य है। अच्छी बातें कर रहे हैं आप। मैं तो पूछ रही हूँ, और कितने कार्यकाल चाहिए इनके लिए आपको? देखिए, पिछले 8 सालों में जिस प्रकार से शिक्षा को उन्नति करने का काम भारतीय जनता पार्टी में किया, निश्चित रूप से बहुत जल्द ही आप इसी मुझे आंकड़ों कार्यकाल पर में बता हम लोग दीजिए, क्या बदलाव किया हैं। आपकी सरकार आने के बाद आपने? जी पारुल जी, मैंने कहा आंकड़ों पर बता दीजिए, क्या बदलाव किया आपकी सरकार आने के बाद आपने शिक्षा जगत में? देखिए पारुल जी, जिस प्रकार से जो है अभी भी हम लोग करने ही जा रहे हैं, अभी भी जिस प्रकार से हम लोगों ने नियम चेंज करने का प्रयास किया कि जो 27,000 स्कूलों में बच्चे तक नहीं थे, कहीं पर 20 बच्चे थे, कहीं 25 बच्चे थे, वहां पर कहीं कहीं पे शिक्षक नहीं थे, तो इस सब चीजों को निर्णय लेके इस सब चीजों में हम लोग आइडेंटिफाई करके जो है इस पे करेक्शन करने का कार्य कर रहे हैं। अब हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है ये कि सच 50 है जहां बच्चे हैं वो कि भी हमारे बच्चे देश रहेंगे। में आज राजनेताओं के बेटे भी दूसरे देश में पढ़ने के लिए जाते हैं। ये हकीकत है इस देश की कि पढ़ाई के लिए जब आपको हायर स्टडीज करनी हो, बड़ी जगह पर जाकर पढ़ना हो, तो आपको इंडिया नहीं दिखता, आपको दूसरा देश दिखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, पर सरकार ने पारुल काम जी, ही नहीं किया हो पारुल जी, सकता। ये तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के वहीं आ रही प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, शान खान उनको के जवाब पास जा देना रही। चाहिए। 60 अरे साल धैर्य तक धैर्य इस रखिए, देश धैर्य पर रखिए राज किया त्रिपाठी है, जी। इनको बताना चाहिए। त्रिपाठी जी धैर्य रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी कांग्रेस है, शान खान। तो इसलिए हमेशा हम बीजेपी को दोष दें। मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या किया, ये सवाल मेरा उनसे था, लेकिन ये भी तो पूछना पड़ेगा कि जो जिम्मेदारी जनता ने आपको बहुत बार दी, बार बार दी, वहां पर अब जनता दोबारा भरोसा कैसे कर सकती है? देखिए पारुल जी, कांग्रेस पार्टी की सत्ता रहते हुए देश में आईआईटी, आईआईएम जैसे न जाने कितने प्रतिष्ठित संस्थान बने, जो पूरे विश्व में आज भारत का डंका बजा रहे हैं। गांव-गांव तक प्राथमिक विद्यालय खोलना, गांव-गांव तक शिक्षा को पहुंचाना, और सबसे बड़ी बात, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने सदैव ही शिक्षा को प्राथमिकता देने का काम किया है, और कांग्रेस पार्टी ने लोगों को, बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने का काम किया है, ना कि भाजपा की तरह शिक्षा व्यवस्था का भट्टा बैठाने का काम किया है। अब भाजपा के प्रवक्ता बताएं कि हमने जो विद्यालय बनाए थे, हम तो लंबे समय से उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं है, हमने जो विद्यालय बनाए थे वो जर्जर क्यों हो गए? इनकी सरकार में उसकी देखरेख क्यों नहीं हो पाई, उसका रखरखाव क्यों नहीं हो पाया? और जो हमने विद्यालय बनाए, ये कह रहे हैं कि उसमें बच्चे कम हैं, बच्चे आते नहीं है। तो आप बच्चों को, आप लोगों को शिक्षा के प्रति प्रेरित क्यों नहीं कर पा रहे हो, या आप करना नहीं चाह रहे हो? तो पहले अपने गिरेबान में झांकिए। कांग्रेस पार्टी ने तो हर संभव प्रयास किया कि देश में शिक्षा का व्याप बढ़े और अधिक से अधिक लोगों तक का शिक्षा पहुंचे, साक्षरता पहुंचे और देश आगे बढ़े। एक बात ये भी बार बार आ रही है कि बच्चों की पहुंच बनाम बजट की मार, छोटे स्कूल बड़ी जिम्मेदारी। यश भारती जी, क्या ये जो चीजें हम देख रहे हैं कि करने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं, इसको लेकर जो भारी भरकम बजट चाहिए वो भी है, और उसके अलावा इसका जो प्रभाव आम जनता की जेब पर पड़ेगा वो भी है, इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है या क्या आइडिया है? अरुण जी, मैंने शुरुआत में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यवसायीकरण कर रही है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर घर का बजट बिगड़ा हुआ है। अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो पूरा बजट बिगड़ जाता है। शिक्षा का, चाहे आपका घर हो चाहे मेरा घर हो, एक बड़ा बजट आपको शिक्षा के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि सरकार की व्यवस्था फेल है। आप प्राइवेट प्लेयर्स पे आधारित हो गए हैं, और प्राइवेट में किस तरीके की व्यवस्था है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चाहे किताबें हो, यूनिफॉर्म हो, या उन पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की हो, उत्तर प्रदेश की हो, हर जगह की यही हाल है। हमारा सवाल ये है कि जब ये बात इस तरीके है, जैसे आपने अभी सुझाव मांगा, कितनी बार इनने ऑल पार्टी मीटिंग्स बुला ली? क्या इनको दिक्कत है ऑल पार्टी मीटिंग्स में? या शिक्षाविदों को साथ में इकट्ठा करके कोई योजना बनाई हो? जैसे ये कहते हैं कि हमने नई शिक्षा पॉलिसी बना दी,
नई शिक्षा पॉलिसी में आपने 4 लोगों को जोड़ लिया, अपनी विचारधारा के लोग कहते हैं हमने नई शिक्षा पॉलिसी बना दी। आप अपनी विचारधारा के अलग लोगों के साथ में जोड़ के देश को चलना ही नहीं चाहते। आप देश को तो केवल शिक्षा के एक मामले रास्ते में पर चला। एक्सपर्ट्स का पैनल ही बैठेगा ना, राजनेताओं का पैनल तो नहीं बैठेगा। जो शिक्षा जगत के एक्सपर्ट हैं, जो सही सलाह दे सकते हैं कि पारुल जी, मैंने शिक्षाविद शब्द इस्तेमाल किया, मैंने ऑल पार्टी मीटिंग्स का शब्द इस्तेमाल किया। क्या राजनीतिक दलों में शिक्षाविद नहीं है? ठीक, कितने नाम एक बहुत छोटा सा जवाब अमरदीप त्रिपाठी जी पर दीजिए। देखिए पारुल जी, जिस प्रकार से अभी हमारे यस भारती जी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, निश्चित रूप से ऐसा भारतीय जनता पार्टी चाहती है। जिस बार सेंट्रल में मोदी जी की सरकार बनी तब भी मोदी जी ने कहा है, आग्रह किया था कि मैं चाहता हूं कि सारी पार्टियां आए और मिलकर बैठकर बात करें, सुझाव दे, जिससे देश का उत्थान हो। और उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हम लोगों का भी यही उद्देश्य था कि सारी पार्टियां, चाहे अखिलेश यादव जी हो, सबका सहयोग मिले, सबका सहयोग मिले, जिससे उत्तर प्रदेश का विकास हो। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पे बात करते हैं, एजुकेशन पे बात करते हैं। आपका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कटघरे में खड़ा करना है, सरकार को कटघरे में खड़ा बुलाने करना के है। लिए नहीं ना त्रिपाठी जी, वही तो वो बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? जब आप चाहते हैं विपक्ष का सहयोग तो उनको बुलाने के लिए लिखित में पत्र भेज दीजिए, फॉर्मेलिटी कर दीजिए, फिर वो आए ना आए फिर सवाल अलग बनता है ना। देखिए पारुल जी, ऐसे बहुत सारे बार हम लोगों ने मंच सुनिश्चित किया कि जहां पर समय इतना ही इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, मर्ज से अब आ गए हैं हम वापस यथावत स्थिति पे। बच्चे अब उन्हीं स्कूलों में पढ़ेंगे, वही शिक्षक पढ़ाएंगे, लेकिन अब क्या बदलाव होगा? क्या पहले वाला जो निर्णय लिया गया था वो ठीक था कि मर्जर किया जा रहा है, बच्चों जो कम बच्चे हैं उनको अलग स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है, जहां शिक्षक हैं उनको उस हिसाब से एक प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा रहा था, लेकिन उसमें ये हो रहा था कि दूर दराज वाले बच्चे कैसे पहुंचे। और जो नियम है कि 1 किलोमीटर पर आपको बच्चों को शिक्षा मिल सके, उनको ज्यादा दूर ना जाना पड़े, ये तमाम चीजों को अब ध्यान में रखा जा रहा है। वो भी जब कोर्ट ने बीच में इंटरफेयर किया, बच्चे पहुंचे अपनी गुजारिश लेकर डबल बेंच के बाद। अब जो बदलाव किया जा रहा है, अगर ये सही नहीं था तो पहले क्यों किया, और पहले वाला सही था तो आप क्यों यू टर्न लिया? क्या राजनीतिक मजबूरियां थी, या फिर बच्चों की या अभिभावकों की भावनाओं में आके लिए कदम लिया गया, या फिर बात बिगड़ती दिखी? सवाल यही है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हर बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसे सरकारी स्कूल में जो उसे देश का संविधान अधिकार देता है, राइट टू एजुकेशन, वो ना मिले। इसके लिए सुविधाएं करनी होगी। जो खाली पद पड़े हुए टीचर के उनको भरी और क्वालिटी एजुकेशन मिले। जो टीचर हैं उन्हें भी पता हो कि वो पढ़ा क्या रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि टीचर को ही नहीं पता कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, स्पेलिंग्स नहीं आती है कई टीचर्स को। ऐसे शिक्षक भी हमने देखे हैं अलग अलग स्कूलों में, कुछ एग्जाम्पल आए हैं, ऐसे वीडियो आए हैं। इसलिए जरूरी है बच्चों को पढ़ाने वाले खुद पढ़े लिखे हों, और जो बच्चे जहां पढ़ रहे हैं उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाए, तब तो बच्चा देश का जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है वो बढ़ेगा। वरना ऐसे ही आप और हमारी जेब से बड़ी मोटी राशि प्राइवेट स्कूलों की फीस के नाम पर निकलती रहेगी, और वो बेचारे बच्चे तो फिर शिक्षा से वंचित ही रह जाएंगे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। खैर, दीजिए इजाजत, नमस्कार।